हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरा के पूरा 40 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो पूछ रहा है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यानी कि जो पृथ्वी का आकार का संबंध है वो किससे है, तो वो है भू आब से। यानी कि आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। अगला है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है रिचर्ड हॉर्ट-सॉर्न का। ये जो कथन है वो रिचर्ड हॉर्ट-सॉर्न का है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ये जो इसका जो सही है वो एरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स जीम्स ने। आपका चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिग बैंग सिद्धांत। यानी कि आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसका सर्वमान्य सिद्धांत जिसे माना गया है वो है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। अगला बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापने की इकाई है। ये जो प्रकाश वर्ष है उससे क्या मापा जा सकता है, तो ये जो खगोलीय दूरी है, तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा ही खगोलीय दूरी को मापा जाता है। अगला है कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में जो सौरमंडल में वो कितने ग्रह हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये आप लोग के लिए। अगला सवाल है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तो भूकंप का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि अधिकेंद्र आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। यानी कि जब सुनामी आती है उस समय सबसे ज़्यादा क्षति किस क्षेत्र में होती है, तो ये समुद्री तटीय भाग में। जहाँ जो समुद्री तटीय भाग है उनकी सबसे ज़्यादा क्षति होती है। अगला सवाल है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो भूपृष्ठ है वहाँ सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी को प्रत्यक्ष साधन है। कौन है जो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रतिस्थापित किया। तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 है इसे अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो एटना है, एटना। फिर है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। फिर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थल भाग है वो मुख्यतः सात प्लेटों के विभक्त है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। ये जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है वो किस सागर से हुई है, तो वो टेथिस सागर से हुई है। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो ये जो चूना पत्थर है
चूना पत्थर वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये खनिज तेल जो है वो अवसादी सेल यानी अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये जो भूस्खलन जो है वो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक क्रिया है। तो यानी कि जो इनमें से कौन है जो अनुक्रमिक क्रिया है। तो इसका जो अपर्दन जो है वो अक्रमिक क्रिया है। अगला बोल रहा है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह में कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। ये जो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का जो 99% गैस है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल सामान्यतः किस मंडल का गमन करती है। तो ये जो वायुमंडल है वो सामान्यतः किस मंडल का गमन करती है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो समताप मंडल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। फिर है कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तो ये जो क्षोभ मंडल है उसमें क्षोभ मंडल में धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट आती है। 165 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन से वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो जाएंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। किस मंडल में सभी मौसमी प्रक्रिया घटित होती है। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आपका क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जो होती है वो वहीं पे होती है। क्षोभ मंडल आपका इसका सही हो जाएगा। अगला है किस मंडल रेडियो तरंगें वापस लौटाती है। यानी किस मंडल में जो रेडियो तरंग आती है उसे वापस लौटा देती है। तो वो हो जाएगा बाह्य मंडल। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य मंडल। फिर है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जानते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। तो ये जो धूम कोहरा है वो सामान्यतः जो बनते हैं वो बनते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में। ये जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उधर ही धूम कोहरा जो सामान्यतः यानी कि ज़्यादा बनते हैं। इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। यानी कि कौन से बादल है वो जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बनती है। तो इसका हो जाएगा पच्छाद बादल। जो पच्छाद बादल है वो सबसे ऊंचाई पे बनती है। अगला सवाल बोल रहा है कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। ये जो संवहनीय वर्षा होती है वो मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्र में होती है। आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है
कि चक्रवर्तीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये जो चक्रवर्तीय वर्षा होती है वो सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में होती है। तटीय क्षेत्रों में चक्रीय वर्षा सामान्यतः होती है। अगला बोल रहा है भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो ये जो भूमध्य सागरीय वर्षा होती है वो 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होती है। ये जो भूमध्य सागरीय वर्षा है वो 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि जब जल सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो जैव विविधता का संरक्षण है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जंतु के लिए, पौधों के लिए, और पौधों और प्राणी, यानी कि इसका जो है वो सभी के लिए हो जाएगा। सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में प्रजातियां विविधता अधिक होती है उन विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसे हॉट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस क्षेत्रों को हॉट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। अगला बोल रहा है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो ये जो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ देख लिए हैं। ये आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।